मंजू को तो मिली जस्टिस, पर मेरे लिए जो फेवरेट पार्ट ऑफ जस्टिस है वो बेसिकली विजय राज सर का कैरेक्टर और उनकी कौवा बिरयानी का जस्टिस। दैट इज सो ब्यूटीफुल। विजय भाई इज अ मतलब आई थिंक अमेजिंग पर्सन एंड अ ग्रेट एक्टर। सर बट मतलब क्या थॉट, अजीब सा थॉट है। यस, वो पहले कौवे मरे, अब बाद में वो जो सीन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमने सोचा था, बहुत ही क्योंकि अजीब वो सा। कौवे मरे हैं तो बोले चलो यार एक काम करते हैं, गाँव वालों को खिला देते हैं। ये फिल्म के लिए मैं बिल्कुल ही ऐसे मूड से गई थी कि मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी, लेकिन आपने रुला दिया लास्ट तक इतना अचानक से थिएटर में। मैं कॉमेडी फिल्में लिखता हूँ बट आई एम बेसिकली वेरी इमोशनल पर्सन, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि जब कॉमेडी चल रही है, हंस रहे हैं लोग रहे हैं, और ये भी एक अलग इमोशन है कि जितना हंसना लोगों को अच्छा लगता है उतना ही प्रॉपर रोना भी अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फैक्शन होता है। मैं बहुत छोटी सी एज में जो है वो आ गया था फिल्म लाइन में, तो जब लोग शायद अपना पतंग उड़ा रहे थे तो मैं जो है क्लैप पकड़ा हुआ खड़ा था। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है। आज के टाइम पे कॉमेडी लिखना थोड़ा सोचना पड़ता है, इस बात से ये लोग ऑफेंड नहीं हो जाए, इस बात से वो लोग ऑफेंड नहीं हो जाए, तो कितना मुश्किल होता है। नहीं देखिए क्या है, सर तो हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो हमें नो एंट्री मिली। हाँ किसी ने वेलकम पूछा और कहा देन फिर हमारे यहाँ पे वेलकम हुआ। वेलकम। हाँ एंड नाउ वी आर गेटिंग रेडी। और हम इस रास्ते की बुलबुलिया में घूमने हुए। क्या बात है, माशाल्लाह, सब सही रहा। एंड थैंक यू फॉर ये देखिए ये फिल्म के जो टाइटल्स हैं ये इतने मतलब लोग यूज़ करते हैं और इतनी जगह देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो जाती है। एंड अभी जैसे ये फिल्म थी ना वेलकम, तो वेलकम मुझे जिस दिन ख्याल आया रात को कि यार ये वेलकम इस फिल्म का टाइटल होना चाहिए, तो मुझे 100 नहीं 1000% ऐसा लग रहा था कि किसी के पास होगा, और अगर मैं दुआ कर रहा था कि मेरे किसी दोस्त यार के पास हो तो मैं हक से उसको बोलूँगा नहीं भाई मुझे चाहिए, और मुझे दे भी देंगे जितना लोग मुझे प्यार करते हैं। बट जब मैंने अप्लाई किया तो पता लगा किसी के पास है ही नहीं, तो आई वाज शॉक्ड कि यार इतना अच्छा टाइटल, आप लैपटॉप खोलो तो वेलकम आता है, आप कहीं जाओ तो वेलकम आता है, हर जगह इतना आम लफ्ज़। फिर सबने बोलने लगा कि यार वेलकम तो है लेकिन फ़िल्म से इसका क्या ताल्लुक़ है। मैंने बोला ताल्लुक़ ये है कि फिल्म का टाइटल है। हाँ लेकिन क्या है उसमें टाइटल में। मैंने बोला यार वो कुछ कर लेंगे। तो जो फिल्म के अंदर जो फिल्म बन रही है नाना जी जिसमें घोड़े पे बैठे हैं और हीरो बने हुए हैं, उस फिल्म का जो क्लैप है उसके अंदर मैंने लिखा वेलकम, कि भाई ये वेलकम फिल्म का तो वो एक बहाना बनाना पड़ता है, एक लॉजिकली कुछ सोचना पड़ता है। जैसे नो एंट्री क्या है भाई, तो मैंने क्लब का नाम रखा था नो एंट्री, जहाँ बिपाशा काम करती है, और बीच में 4-5 मिनट डायलॉग आ जाते हैं कि यार ये रास्ता मेरे लिए नो एंट्री है, मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं सीधा आदमी हूँ, सीधे रास्ते पे चलूँगा। तो बस मुझे लगता है कि टाइटल शुड बी अट्रैक्टिव। सिंग इज किंग, इतना ब्यूटीफुल टाइटल। तो मेरे तो जितने सरदार दोस्त थे ना वो तो पागल हो गए थे, बहुत खुश हो गए थे, उन्होंने मुझे गले लगा लिया था यार, एंड इट बिकेम लाइक मतलब एंथम सिंग इज किंग एंड तो टाइटल शुड बी, मेरा भी नाम ऐसे अंशिका सिंह है। क्या बात है, नहीं टाइटल शुड बी गुड, टाइटल शुड बी अट्रैक्टिव। या सर मेरा सबसे पहला था कि जब आपने सिनेमा, बिकॉज यू स्टार्टेड एज अ चाइल्ड एक्टर, आपने वहाँ से शुरुआत करी थी, तो मतलब आपने खुद से उसको चूज किया था या फिर इट हैपेंड टू यू? नहीं, मैं कभी भी फिल्म लाइन में नहीं आना चाह रहा था। वो तो ये है कि मिल गया था मुझे कुछ काम, और मुझे उस वक्त टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़े पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने काम किया। मुझे कभी एक्टर नहीं बनना था। फिर मैं तो खैर चला गया था साउंड के अंदर, तो मैंने साउंड में काम किया। उसके बाद मैं आर्ट डिपार्टमेंट में था, मैं किले विले मारता था सेट पे, एंड शूटिंग देखता रहता था मैं। एंड उसके बाद मैं एडिटिंग में चला गया था, 2 साल आई वाज इन एडिटिंग। तो ये सब कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई था नहीं, ना मेरा कोई समझाने वाला, ना कोई दोस्त, ना कोई गाइड, ना कोई गॉडफादर, कुछ भी नहीं था। एंड मेरी एज भी बहुत छोटी थी उस टाइम पे, आई वाज हार्डली 14-15 साल का। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या, लेकिन हाँ मुझे ये मालूम नहीं था क्या करना है, लेकिन ये समझ में आना शुरू हुआ था कि मुझे क्या नहीं करना है, कहाँ मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो मुझे एक्टिंग में उतना मज़ा नहीं आया, मुझे साउंड में मज़ा नहीं आया, मुझे आर्ट डिपार्टमेंट में मज़ा नहीं आया, मुझे एडिटिंग में मज़ा नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे काम जो है ये बहुत ग्रेट काम है, बट आई थिंक
मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन जब मैंने डायरेक्शन के अंदर एज असिस्टेंट काम किया, वहाँ मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज़ मुझे बहुत एक्साइट करती है और ये मैं करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने फैसला किया कि आई विल बिकम अ डायरेक्टर, और उसके लिए मैंने फिल्में लिखनी शुरू की। मेरा लिखने का भी शौक़ नहीं था, लेकिन यस, माय फादर वाज अ पोएट, ही वाज अ ग्रेट पोएट। सो एक आप ये कह सकते हैं कि राइटिंग जो है वो थोड़े से मेरे मतलब ब्लड में थी, तो मैं लिख सकता था एक। तो वो सब कुछ स्ट्रगल जो की है टू बिकम अ डायरेक्टर। एंड राइटिंग का, क्योंकि फादर पोएट थे, तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पे कमांड आई थिंक आपकी रही होगी। या मैं उर्दू स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, और मेरे साथ में जो लोग थे जिनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला, बिकॉज ऑफ माय फादर, दे वर ऑल ग्रेट पोएट्स, राइटर्स। तो मेरा बचपन जो है, जहाँ पे लोग शायद पतंग खेलते हैं और लट्टू घुमाते हैं, मेरा अपना किताबों के साथ बचपन गुजरा है। और मैंने बहुत छोटी उम्र के अंदर, आई थिंक आई वाज इन 9th or 10th व्हेन आई फिनिश्ड ऑल द दीवान्स ऑफ ऑल द ग्रेट पोएट। तो वो गालिब साहब हों, इकबाल साहब हों, हफीज़ साहब, जितने मजाक साहब, तो ये सबके मैंने दीवान भी पढ़े हुए थे। मुझे इतना शौक़ था। और एक पॉइंट था जब मैं काम कर रहा था राज कपूर साहब के साथ ऐसे असिस्टेंट, तो मुझे लगता है मुझे शायद लाखों शेर याद थे। कोई बात होती थी और मैं शेर बोलता। अभी वो माहौल रहा नहीं, मेरा दिमाग में कहीं और चला गया है। और वो दोस्त, वो अहबाब जो बहुत शायराना किस्म के लोग थे, उनसे उतना मेरा उठना बैठना मिलना जुलना होता नहीं है, जिसकी वजह से शायद मुझे अब उतने शेर याद नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा शौक़ हमेशा राइटिंग की तरफ बहुत एक्सट्रीम रहा। आपने अगर राज कपूर जी का मेंशन किया ही है, तो मेरा एक बहुत अजीब सा सवाल है कि क्या आपको लगता है जेन ज़ी जो आजकल की जनरेशन है, वो राज कपूर साहब के साथ काम कर पाती? मतलब जिस तरह से वो थे और जिस तरह से हमने उनके बारे में सुना है कि वो बहुत डिसिप्लिन थे, वो थोड़े गुस्से वाले थे, वो सब ठीक है। बट मुझे लगता है राज साहब के साथ हर इंसान का सपना होता, उस टाइम भी सपना था। और आज के अगर ये जो यंग बच्चे हैं ये भी काम करते। एंड मुझे लगता है कि राज साहब, महबूब खान, के आसिफ, बिमल रॉय, ये वो लोग हैं जिनके साथ काम करना एक ड्रीम है। और अगर काम करने का मौका मिल जाए तो ये आपकी खुशकिस्मती, और पता नहीं आपको कितना सीखने का शौक़ मिलेगा। तो आई एम श्योर कि जितने लोग हैं ये मतलब अपना राइट हाथ कटवा देते कि भाई आप प्लीज़ राज साहब के पीछे। राज साहब वॉज ग्रेट फिल्म मेकर। और राजकुमार जी, आपने जो सीखी उनसे जो चीज़ें सीखी, ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ जो आप अभी भी अपने फिल्म्स में मैंने जो भी सीखा है थोड़ा बहुत, वो सिर्फ और सिर्फ राज साहब के यहाँ सीखा है मैंने। क्योंकि वो अजीब, बहुत ही उनका जो पैशन था फिल्म बनाने का, वो 24 घंटे जो सोचते रहते थे, वो चीज़ से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। और मुझे मतलब आज मैं भी जो फिल्म बनाता हूँ उसमें थोड़ा सा वैसा है मेरा कि मुझे अपने आप को मोटिवेट कभी नहीं करना पड़ता है कि नहीं मुझे फ़िल्म के बारे में सोचना है। मेरे चलते उठते बैठते खाते पीते मेरे जहन में फ़िल्म चलती है। इसलिए मैं एक वक्त में एक फ़िल्म बनाता हूँ। और मुझे लगता है कि नहीं यार, पब्लिक जो होती है ना, वो बहुत हार्ड अर्न बनी है, उनकी बहुत मेहनत की पैसे हैं, तो यार वो लूट तो नहीं सकते। उनको लगना चाहिए कि नहीं मज़ा आया यार, एंड पैसा वसूल हुआ, ऐसा फीलिंग होनी चाहिए। उस फीलिंग की वजह से मैं काम तो खैर बहुत करता हूँ, कभी कामयाब रहूँगा कभी नाकामयाब रहूँगा, लेकिन यस, मेरी जो कोशिशें हैं और जो मेरी मेहनत है वो मैं अपनी फिल्म के लिए 500% देता हूँ। सर, आपने एज अ घोस्ट राइटर भी काम किया है काफ़ी टाइम तक, जिसको हमें नहीं पता कि हमने आपका कितना काम देखा एज अ घोस्ट राइटर, क्योंकि सिनेमा तो हमने काफ़ी देखा है। तो वो जॉब जो थी वो कितनी सेटिस्फाइंग थी, क्योंकि क्रेडिट तो नहीं मिलता। नहीं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी। उस वक्त बहुत ही सिंपल एग्रीमेंट एंड क्लीन एंड ऑनेस्टली से बात हुई थी कि अनीस यू विल गेट दिस काइंड ऑफ मनी एंड आपका नाम नहीं आएगा। तो मुझे किसी ने झूठ नहीं कहा था। उस वक्त मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मैंने काम किया, एंड मुझे 1% चीज़ से शिकायत नहीं है। मैंने आज तक कभी ये भी नहीं बताया मैंने कौन 6-7 बहुत अच्छी फिल्में थी जो मैंने लिखी जिसमें मेरा नाम नहीं था। नहीं, वो एक मेरी आप बोलिए कि कमिटमेंट, वफादारी, जो भी बोलिए आप, एंड आई डोंट वांट टू बी मतलब किसी को मुझे नीचे दिखाना है, इसलिए कि मैं उस तरह का इंसान ही नहीं हूँ। तो ये है कि हाँ, उस टाइम पे मुझे पैसों की ज़रूरत थी, उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं आज भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस वक्त अगर उन्होंने मुझे वो मौका नहीं दिया होता, काम नहीं किया होता, तो शायद मैं वो कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाता। उन फिल्मों को जब मैंने थिएटर में देखा
तो मुझे लगा नहीं यार, मेरे डायलॉग पे लोग सीटियाँ भी बजाते हैं, तालियाँ भी बजाते हैं, रोते भी है, हंसते भी है, टेंस भी होते हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस, देखिए आदमी क्या है, पूरी दुनिया को झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, झूठ और धोखा वो अपने आप को नहीं दे सकता। वो अंदर से अच्छी तरह जानता है कि वो कितना खाली है और कितना भरा हुआ है। तो वो एक एहसास बहुत ज़रूरी है, एंड मुझे वो एहसास बहुत पहले से था कि नहीं, मैं इस लाइन के लिए करेक्ट हूँ, इस काम के लिए करेक्ट हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं जितना मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ, जितना लगन से मेरी काम मैं करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे ऊपर वाला तरक्की ना दे। एंड मुझे लगता है कि अंदर से मुझे ऑलवेज़ कॉन्फिडेंट था। तो जब मुझे पहली फिल्म मिली स्वर्ग, और जब बहुत बड़ी हिट हुई, तो ऐसा नहीं हुआ कि अरे ये क्या हो गया, नहीं, आई वॉज प्रिपेयर्ड। मुझे लगा था ये नहीं होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, बट जिस खूबी और जिस खूबसूरती से मैं लिखता हूँ वो लोगों तक पहुँचेगा। मैं दिल से लिखता हूँ, दिल तक लोगों की पहुँचेगा। जैसे अभी मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग बुलबुले में यही था कि मतलब भूत से ज़्यादा गरीबी से डर लगता है। मतलब वो बहुत ही मतलब ऐसे था कि कहाँ से आया, बट नहीं, आया गरीबी अच्छा यार लगा। वो भूत से ज़्यादा खतरनाक है। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने एक डायलॉग लिखा था बहुत अच्छा अपना आंखें में, कि वो दोनों हीरो अपने गोविंदा और चंगी पांडे, बुन्नू और मुन्नू, वो भूखे हैं और वो चल रहे हैं। तो वो चंगी पूछता है कि भाई एक बात बता, मुझे चक्कर आ रहे हैं या रास्ता घूम रहा है? तो उस पर वो डायलॉग कहता है गोविंदा के, देख भाई, भूखा रहना खाने का काम नहीं है। हाँ तो मैंने तो बहुत गरीबी देखी है, मैंने भूख बहुत झेली है, तो मुझे पता है कि यार क्या होता है। और मुझे लगता है उसके बिना जो है शायद मैं उतना गहराई से लिखता भी नहीं। आज मुझे चीज़ों का एहसास है। वो जो पूरा फर्स्ट हाफ में जो बिल्डअप होता है अराउंड मतलब उनकी गरीबी, वो इतना फनी भी है एट द सेम टाइम, और हंसी भी आती है। हाँ, क्या है हंसी भी कि लोगों की जो ट्रेजेडी और दुख है, उसमें कहीं ना कहीं जो है दूसरे लोगों के लिए हंसी हो सकती है। हंसी वो हो तो और है। यही होता है, दुख जब बहुत बढ़ता है ना, तो फिर वो कॉमेडी बन जाता है। मैंने भी ज़िंदगी में अच्छे खासे दुख देखे, और मुझे अपने आप पे हंसी भी बहुत आती थी। मुझे लगता था यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए ऊपर वाला जो फैसला करता है ना, उससे अच्छा आप अपने लिए फ़ैसला नहीं कर सकते। अगर आपके मन के मुताबिक कोई काम हो रहा है तो वो बहुत अच्छा है, नहीं हो रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, उसने पता नहीं क्या प्लान बनाया हुआ है। एंड आई एम अ वेरी गॉड फेयरिंग पर्सन, और मुझे लगता है नहीं यार, मुझे जल्दी दुख नहीं होता किसी चीज़ का, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये मेरे हिस्से में अभी नहीं था, या अभी अगर मिल भी जाता तो शायद वो उतना सही नहीं होता। तो मेरे बहुत तसल्ली भी मिल जाती है मुझे, और मुझे लगता है कि नहीं यार, एक ऊपर वाला है जो मेरी देखभाल करेगा। नहीं, ये चीज़ आपके हर मतलब स्टोरी में कहीं ना कहीं कॉमन है कि मतलब आप कुछ कहना चाहते हो कॉमेडी के थ्रू, बट कोई स्पेसिफिक रीज़न कि आपने कॉमेडी का रूट ही चुना है? यार ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, इत्तेफाक होते हैं। मैंने जो पहली कई फिल्में लिखी, आँखें, छोरा शबनम, बोल रहा था बोल, लाडला, दीवाना मस्ताना, मुझसे शादी, ये सारी फिल्में कॉमेडी थी। एंड मैंने जब थिएटर में गया और लोग जिस तरह हंस रहे थे, तो मुझे लगा यार इससे अच्छा काम क्या हो सकता है कि आज की परेशानी भरी ज़िंदगी में, जहाँ लोग शायद हंसना भूल गए हैं, अगर मैं उन्हें 2-2.5 घंटे हंसाता हूँ, वो खुश होते हैं, तो यार ये एक तरह से सवाब का काम है। और मुझे मज़ा आने लगा, और मुझे लगता है शायद कॉमेडी थोड़ा मेरे आसानी से मैं कर भी पाता हूँ। मैं ज़ाती ज़िंदगी में भी जब बैठता हूँ तो मेरे अतराफ़ जो लोग होते हैं वो थोड़े अच्छे मूड में रहते हैं, मेरे पंच लाइन चलते रहते हैं, मेरी ज़िंदगी में कॉमेडियाँ चलती रहती है। मैं ज़िंदगी को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ कि यार ये है, ये ज़िंदगी कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है जो मैं सर पे उठा के घूमूँ। ये जीने की चीज़ है ज़िंदगी, उसका मज़ा लेना चाहिए, और आपको भी मज़ा लेना चाहिए, आपके साथ लोग जो हैं वो भी खुश हों और हंसे। तो मुझे थोड़ा आसान लगता है कॉमेडी लिखना, जो कि बहुत एक्चुअली मुश्किल है। ये फिल्म के लिए मैं बिल्कुल ही ऐसे मूड से गई थी कि मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी, सिर्फ एंजॉय करूंगी, मैं मज़ा करूंगी, हंसा तो आप देते ही हो तो हंस लूंगी और घर आ जाऊंगी वापस। लेकिन आपने रुला दिया लास्ट तक, और बहुत देर तक रुलाया, मतलब समझ में नहीं आ रहा था एंड तक। इतना अचानक से थिएटर में सन्नाटा छा गया, एंड एवरीवन, इवन चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे थे और वो शांति से इस चीज को देख रहे थे।
आपका ये आइडिया कब डेवलप हुआ? नहीं, ये देखिए, ये तो बिगनिंग से, जब से स्क्रिप्ट लिखी गई थी तब से ये था, एंड मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लग रहा था, इसलिए कि देखिए बेसिकली बता रहा हूँ, मैं कॉमेडी फिल्में लिखता हूँ बट आई एम बेसिकली वेरी इमोशनल पर्सन। मतलब मेरी इमोशन की तो वो हद है कि अगर घर पे कुछ इमोशनल कोई चीज़ चल रही है ना तो सारे घर वाले टीवी के बदले मुझे देखते हैं कि अच्छा, मेरी बच्चियाँ बोलती हैं पापा रोएंगे, और मेरे आंसू बाकायदे यहाँ तक आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फिल्म देखता हूँ, अगर मैं थिएटर में तो मैं नहीं पसंद करता हूँ देखना, मेरी हिचकी बन जाती है, ऐसा हो जाता है मुझे। आई एम सो इमोशनल पर्सन, एंड मैंने इमोशनल फिल्में लिखी भी है, स्वर्ग लिखी है मैंने, लाडला लिखी है मैंने, कुछ फिल्में, तो मैं बहुत फील करता हूँ। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि जब कॉमेडी चल रही है, हंस रहे हैं लोग रहे हैं, और ये भी एक अलग इमोशन है कि जितना हंसना लोगों को अच्छा लगता है उतना ही प्रॉपर रोना भी अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फैक्शन होता है। तो मुझे लगा यार ये ग्रेट कॉम्बिनेशन है, और अगर ऐसा कुछ करने में हम कामयाब होते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर द फिल्म एंड पीपल विल एंजॉय। पर आपने काफी अच्छे से कंफ्यूज किया हमें जी end तक। जी तो उसको मतलब नहीं, सिर्फ बहुत आपको अच्छे से- नहीं, फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे एक्टर्स को बहुत कंफ्यूज ओह, उनको तो किया नहीं या ना, झूठ बोला उनसे, वो दुख भी है, लेकिन अभी क्या मेरे दोस्त है सब, और हम मज़ा भी कर रहे हैं। देखो इसमें भी मज़ा है कि किसी को कुछ बोला हुआ है, किसी को कुछ बोला हुआ है, किसी को कुछ बोला हुआ है, एंड वो आपस में भी देख रहे हैं, और अजीब उनकी हंसी है क्योंकि इनके हिसाब से कोई और है, उनके हिसाब से कोई और है, और वो सेट के ऊपर जो है वो बस कोई ना कोई आता था कि सर एक बार बताऊं, मुझे आपने बताया नहीं लेकिन मुझे तो पता लग गया है कि कौन है। मैंने बोला कौन है? बोले यही है, एंड मेरी आंखें से फंसी, यार प्लीज़ किसी को बताना नहीं, हालांकि वो झूठ बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। तो ऐसे ही करके पूरी फिल्म का क्लाइमैक्स जो है वो किसी को नहीं पता था, अलावा 6-7 लोगों के जो इम्पोर्टेंट लोग थे बहुत ज़्यादा, जिनको पता करना ज़रूरी था। उसके अलावा सारे एक्टर्स को किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि तृप्ति ने पूछा सर ये तो बताइए ये जो मास में है ये कौन है? मैंने बोला यार देखो अभी पिक्चर का एंड आ गया है तो अब तो झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सोचा अब तुमको बोलना पड़ेगा, इसलिए कि अगर मैं नहीं भी बोलूँगा तो कल तो तुम्हें शूट जब करोगी पता लगेगा। मैंने बोला ये तुम हो, बहुत जोर से हंसी, आप झूठ मैंने बोल रहे हो। इंटरवल में बोला था हम सब इसको लोग सेम चीज में कि तृप्ति है तृप्ति है ये। बोले नहीं आप ये क्या बोल, मैंने बोला देखो ना तृप्ति तुम गौर करो, मैंने फलाना फलाना सीन किया था, तुम्हें याद है क्यों किया था, मैंने ऐसा ऐसा सीन किया था, क्यों किया था, क्यों तुमको मैंने घूंघट के अंदर फोटो में रखा, क्यों ये वहाँ मेरा रखा, रीजन था। क्यों मैंने अपने एक सीन के अंदर जब वो भूत आ जाती है और वो उठाता है आपको डर के मारे, तो आप भूत को देख के चीखती है और उसकी तरफ देख के हंसती और सो जाती है, ये सब। तो शी ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग हाँ, लेकिन वो उसको पता है कि मैं ज़रा बहुत मस्तियाँ करता हूँ, तो मुझे ऐसे ऐसे दिख रही थी कि आर यू सीरियस और नॉट, एंड मैं बड़ा सीरियस मुंह बनाकर एकदम क्या यू आर, तो वो हंस भी रही थी एंड वो खैर, तो कई लोगों को बताया नहीं था हम लोगों ने शूटिंग पे, कई जो लोग हैं वो बाहर ही रहते थे, 300-350 लोगों की यूनिट थी, मेरे ख्याल से 20-25 लोग रहते थे, और हमने 2 क्लाइमेक्स शूट किए थे मैंने, कभी कुछ शॉट लेता था कभी कुछ लेता था, जो लोगों को पता ही नहीं लगे। तो लास्ट मोमेंट तक, यहाँ तक जब डबिंग करवाई तो उसके अंदर से साउंड जाता था, फिल्म नहीं जाती थी, बहुत कुछ इस बात को छुपाने के लिए मैं चाहता था कि वहाँ वो पब्लिक का एक्सपीरियंस हो एंड वो शौक लगे कि अरे ऐसा कुछ हमने नहीं सोचा था। एक्सपीरियंस आज के टाइम पे कॉमेडी लिखना, मतलब जैसे अभी मैंने देखा कि आपने मीम्स डालने की कोशिश की है कहीं ना कहीं, और फिर कहीं ना कहीं मतलब अभी मतलब थोड़ा सोचना पड़ता है कि अच्छा ये इस बात से ये लोग ऑफेंड नहीं हो जाए, इस बात से वो लोग ऑफेंड नहीं हो जाए, तो कितना मुश्किल होता है। नहीं देखिए क्या है कि मुझे लगता है कि मैंने तो ज़िंदगी में जब भी जितनी फिल्में लिखी हैं, मुझे सेंसर से ज़्यादा अपने आप के लिए सेंसर मैं अपने रखता हूँ। मुझे वो जो शॉर्टकट्स हैं, जो डबल मीनिंग डायलॉग हैं, कुछ वल्गर चीज़ें हैं, मैंने आपने देखा होगा मेरी फिल्मों में नहीं होती है, तो मैं अपने आप को भी बहुत करता हूँ। बाकी मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि भाई मेरी रात से किसी को हर्ट नहीं हो, तो उन चीज़ों का ध्यान रख के मैं करता हूँ। लेकिन अगर उसके बाद भी कहीं कुछ हो जाता है, इसलिए कि लोग तो आजकल बहुत जल्दी ऑफेंड होते हैं, तो यार क्या किया जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी जो है उसको वो कर्व तो नहीं कर सकता कोई भी, वो थोड़ा संभाल सकता है, थोड़ा सोच सकता है, लेकिन अगर आपके इंटेंशंस वो नहीं है किसी को हर्ट करने के, तो आई थिंक ये बात सामने कन्वे भी होती है कि यार ये कॉमेडी है और ये है, ये जानबूझकर
तो मेरे से एक बात ज़रूर है कि जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि अनीस जो है जानबूझ के किसी को हर्ट करने के लिए कुछ नहीं काम करेगा। तो वो एक आप कहिए कि लोगों के विश्वास कहिए, प्यार कहिए, मोहब्बत कहिए, वो है। और अगर कोशिश भी मेरी रहती है कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूं, लेकिन अगर उसके अलावा कभी कुछ हो जाए तो उसमें क्या किया जा सकता है। पर सर ये फिल्म का जो एंटायर पॉइंट है, मतलब जो निकल के आती है बात एट द एंड, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट है। जैसे हम भी, हमारी जनरेशन भी अभी इस पे समझ रही है, अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रही है। हाउ डिड यू डिसाइड टू go and talk about this, because ये बहुत normalize करता है। मुझे लगता है कि यार देखो, मुझे काफ़ी वक्त हो गया इस लाइन में, और लोग ऐसा नहीं सोचे कि अनीस बहुत पुराना हो गया है, तो मैंने बोला कुछ नया किया जाए। और जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरे राइटर ने ये जब पूरा डिस्कस हमने किया था, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जो मुझे लगा था नहीं यार ये बात दिल को छुएगी, और इसको, इस टॉपिक को थोड़ा सेंसिटिव तरीके से अगर हमने कर दिया बजाय थोड़े से ऊपर लेवल के, तो कहीं ना कहीं बात जो है ना वो बहुत अच्छी लगी लोगों को। एंड आई वॉज ऑलवेज यार, देखो मैं बहुत ही, जिसको कहते हैं बेसिकली मेरे जहन में मैं बहुत प्रोग्रेसिव इंसान हूँ। मैं कई साल हो गए मुझे इस लाइन में काम करते हुए, एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, लेकिन मेरी जो यूनिट है, मेरे जो कलीग्स हैं, जो मेरे साथ असिस्टेंट्स हैं, दे ऑल आर बच्चा। ये 20, 22, 25 साल के हैं, ये अपना डिस्को में भी जाते हैं, मस्तियाँ भी करते हैं। और ये अच्छी बात है कि मैंने कभी कम्युनिकेशन गैप नहीं रखा, तो मेरे साथ बैठ के वो इस तरह खुलकर बात कर सकते हैं कि किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो। वो ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट एंड बॉस वाली जो बॉसगिरी है वो मैंने कभी भी, क्योंकि मुझे लगता है वो करने से आपका कम्युनिकेशन गैप होता है। लोग आपसे बात करने के टाइम पे थोड़ा झिझकिचाते हैं, एंड फिर अगर किसी को पता लगे कि नहीं यार इस इंसान ने 50-60 फिल्में लिखी हैं और अच्छी फिल्में लिखी हैं और 15-20 फिल्में बहुत अच्छी बनाई हैं, तो नेचुरली वो बहुत हेजिटेशन होता है कि मैं इन्हें क्या कहूँ। लेकिन अक्सर मैं जिस तरह बात करता हूँ तो उनको इतना रिलैक्स रहता है, और इतना वो, कोई भी मेरा सातवां असिस्टेंट भी आके मुझे कुछ बात कर सकता है, इसलिए कि मैं कभी उनको कंफ्यूज भी दिखाई देता हूँ, कभी मैं उनको परेशान, क्या करें यार, बता भाई तू बता। तो मैं इतना, मेरा वो है ना, और मैं चाहता हूँ कि यार ये जो नए बच्चे हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है उसको मैं जानूँ। इसलिए कि ये डिस्को तो मैं नहीं जा रहा हूँ काफ़ी दिनों से, और लोग जाते हैं, मेरे बच्चे वो जितने हैं असिस्टेंट, एंड दे ऑल आर माई फ्रेंड्स। तो वो अगर फ़ोन पे थोड़ा धीमे आवाज़ में बात कर रहे हैं तो मुझे पता है ये मम्मी से नहीं, ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। हाँ, और फिर मैं कोने पे उसको गले में हाथ डाल के, तो मेरे ऐसे कम्युनिकेशन गैप नहीं है। तो आई थिंक मैं 5 स्टार होटल में भी जाता हूँ, मैं नीचे अपने चाय की ठेले पे बैठ के चाय भी पीता हूँ, मैं बड़े से बड़े आदमी से मिलता हूँ, मैं ड्राइवरों से बहुत बात करता हूँ, मेरे जो वॉचमैन हैं उनके जाके मैं रुक जाता हूँ, क्या देख रहे हो तुम, तो मुझे पता लगता है कि ये लोग जो हंस रहे हैं और जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, वाई दे आर लाफिंग सो मच। तो मेरा जो है एक आम ऑडियंस से मैंने कभी भी कनेक्ट नहीं किया। मैं काले शीशों के अंदर बैठ के एसी में घर से निकल के ऑफिस, मैं अक्सर मेरे घर काफ़ी नज़दीक है, मेरी गाड़ी में बोलता हूँ ठीक है तुम लेके आना, मैं चलकर घूमते आता हूँ, रास्ते में 15 लोग मिलते हैं मुझे। तो मेरा बिल्कुल, मैं कभी बहुत बड़ी गाड़ी में दिखूंगा आपको, कभी मैं रिक्शे में दिखूंगा, कभी मैं साइकिल पे चले जाता हूँ, साइकिल है मेरे पास, कभी मैं मेरा जो बॉय है यहाँ जो चाय बनाता है, मेरा संतोष, और उसको कहता हूँ यार लेट हो रहे हैं वहाँ जाना है, चल एक मिनट निकाल तेरी बाइक, तो मैं बाइक पे बैठ जाता हूँ। तो लोग अक्सर मुझे मिलते हैं, देखते हैं, पहले बहुत चौंकते थे कि अनीस भाई का ये वक्त आ गया, ऐसा कुछ था, लेकिन लेकिन अब वो जानते हैं कि नहीं भाई अनीस भाई तो है ऐसी ही, और लोगों ने मुझे इसी तरह एक्सेप्ट कर लिया है। एंड मुझे लगता है कि यार लोग मुझे मेरे काम से पहचाने, उस वजह से ना पहचाने कि मैं किस चीज़ में घूम रहा हूँ और क्या चीज़ पहन रहा हूँ। तो मैं मतलब बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन के रिक्शे में भी जाऊँगा तो आई एम अनीस रज़वी, बिकॉज मैंने अपनी पहचान बनाई है, उस पहचान के अंदर जो है मेरा काम है सबसे इम्पोर्टेंट। अबाउट द फिल्म सर, एक जो डांस है आमिर, तुम्हारा मतलब जो गाना है उसमें कॉस्ट्यूम में एक ने कथक का पहना हुआ है और एक ने भरतनाट्यम का, और जो दोनों के ट्रेट्स भी हैं जो आपने फिल्म में बताया है कि एक जो बहन है वो
और दूसरी जो है. So what was the idea? Why that costume? देखिए, जैसे ये आपने गाने की बात की, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई. मुझे वो 5 दिन याद आ गए जब माधुरी जी एंड विद्या जी पे गाना कर रहे थे. मुझे लगता है मेरी पूरे जो शूटिंग की है इसमें ये 5 दिन बहुत स्पेशल रहे. Not only for me, I think for the entire unit, because हम लोग एक हिस्ट्री क्रिएट होते हुए देख रहे हैं. हम देख रहे हैं विद्या जी एंड माधुरी जी आर डांसिंग टुगेदर एंड एक कथक कर रही है, एक भरतनाट्यम कर रही है. तो मुझे लगा कि यार ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा. एंड हमारे जो कोरियोग्राफर है मिस्टर चिनी प्रकाश, उन्होंने इतना अच्छा कोरियोग्राफ किया. आपको बताऊं कि वो सब लोग जो है वो खुशी से ज़्यादा टेंशन में थे कि अच्छा ये गाना करना है. तो मुझे लगा कि यार इतना टेंशन क्यों, बिकॉज दे वांटेड टू डू समथिंग स्पेशल. इसलिए कि ये उनके लिए स्पेशल मोमेंट था. सारे सेट के ऊपर जो लोग थे वो सारे उनके फ़ैन थे. तो वो 5 दिन जो है बड़ा मज़ा आया. एंड हमारे जो आर्ट डायरेक्टर हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ दिन पहले बेचारों का, तो वो जो हैं हमारे रजत पोदार, उन्होंने मुझे कहा देखो अनीस भाई आप मुझे रोकेंगे नहीं, मैं इसका बहुत बड़ा सेट लगाऊंगा. तो मैंने बोला भाई वैसे भी मैंने कभी रोका नहीं, लेकिन सब चीज़ देखना पड़ता है इकोनॉमिकली. नहीं आपके कुछ सीन्स भी तो हैं, सिर्फ गाना थोड़ी है. मैंने बोला भाई सीन्स हैं, उसके लिए मुझे इतनी बड़ी जगह नहीं चाहिए जितनी बड़ी आपने मुझे दिखाई है. बोले नहीं आपके सीन में नहीं चाहिए होंगे, लेकिन गाने में तो चाहिए अनीस भाई. माधुरी जी कर रही हैं, विद्या जी कर रही है. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है लगाइए. तो जितना बताया तो उससे थोड़ा और, जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा ये तो और बड़ा है. मैंने बोला दादा ये और बड़ा कैसे? बोले भाई मैं तो रोक नहीं पाया अपने आप को. तो ये उनकी मोहब्बत थी और इतना प्यार था. हमारे जो कैमरामैन, हमारे जो डीओपी है मिस्टर मन्नू आनंद, ये पता नहीं कितने दिन बैठे रहे यार, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यू नो. एंड इतनी खूबसूरत पूरी फिल्म की, नॉट ओनली दिस सॉन्ग, इतनी खूबसूरत इस पूरी फिल्म की अपना उन्होंने फोटोग्राफी की है. ये पिछले 1 महीने से ज़्यादा सिर्फ घर भी नहीं होंगे, वो अपना बैठे हुए हैं अपना रेड चिली में. इसलिए कि रेड चिली इज़ वन ऑफ दी बेस्ट. मतलब मुझे नहीं लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में उनके बिना कहीं कर पाऊँगा. अगर स्पेशल इफेक्ट्स का काम है, VFX का, तो वो इतने अच्छे हैं. लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि उनके साथ एक इंसान मेरा खड़ा हुआ है जिसका नाम है मन्नू आनंद. एंड वो बहुत नॉलेजेबल आदमी है. एंड आज ये फिल्म जो है जो दिखाई दे रही है, इसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. मुझे आपसे हमेशा एक चीज़ कहनी थी कि आपकी एंडिंग्स में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे छूट रहा होता है. मतलब जैसे अगर आप वेलकम की एंडिंग में देखते हो तो ऐसे लगता है कि अभी कुछ जाने वाला है या फिर कुछ होने वाला है, शिट अभी क्या होगा. और सेम बुलबुलैया 3 में भी सेम फीलिंग थी. तो ये हमेशा मुझे अच्छी लगी आपकी बात. क्या है देखिए, क्लाइमैक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी जॉनर हो आपका, क्लाइमैक्स का मीनिंग है पीक पर पहुंचना जी. तो अगर आप कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं तो उसका पीक क्या हो सकता है, यू हैव टू थिंक. अगर आप इमोशनल फिल्म बना रहे हैं तो उसके इमोशन का पीक क्या हो सकता है, दैट्स व्हाई वी कॉल क्लाइमैक्स. तो वो मेरी कोशिश होती है कि और लास्ट 10-15-20 मिनट लेके मतलब बाहर भी जाती है तो एक अच्छी फीलिंग होनी चाहिए. एक्शन फिल्म हो तो एक्शन का पीक होना चाहिए, उससे बड़ा एक्शन पूरे फिल्म में नहीं होना चाहिए. अगर आपने पहले बहुत बड़ा एक्शन कर दिया है तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर योर फिल्म्स क्लाइमैक्स. तो वो एक ध्यान लगाना पड़ता है. और मेरे लिए क्लाइमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आपने देखा होगा कि मेरा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फिल्म प्यार तो होना था, मेरा बड़ा खूबसूरत क्लाइमैक्स था. उसके बाद नो एंट्री में तो लोगों ने इतना पसंद किया था. वो लोग जो 3 लोग मरने वाले हैं, लटके हुए हैं, उसके बाद वेलकम के अंदर पूरा घर जो है ऐसे गिरने वाला है, 20-25 लोग जो है वो उसमें. उसके बाद बनाई थी मैंने सिंग इज किंग में गलती से शादी हो जाती है उनकी, क्योंकि वो मटका जो है सर पे आ जाता है हमारे किसके, अपने पंडित के, और पंडित श्लोक पढ़ रहा है और उसको लेके फाइटिंग कर रहा है, घूम रहा है उस. तो अजीब चीज़ें होती है. हमारा भूलभुलैया 2 का क्लाइमैक्स बहुत अच्छा था. बहन तब्बू जी जो चाकू निकाल के रखती है तो वहाँ लोगों को शॉक लगा था. इस फिल्म का क्लाइमैक्स आई फील इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वन ऑफ द बेस्ट. मुझे भी लगता बहुत प्यारा और बहुत मेहनत से, बहुत खूबसूरती से, बहुत मोहब्बत से, ईमानदारी से, लगन से ये क्लाइमैक्स शूट जो हुआ है, इसमें इतनी आग थी, इतनी प्रॉब्लम्स थी. मैं आपको क्या बताऊं, जैसे भी ऊपर कहीं बैठे हुए हैं हमारे अपना संजय मिश्रा जी, राजपाल यादव और हमारी अश्विनी जी, ये तीनों इतने खूबसूरत एक्टर्स हैं और इतने ज़बरदस्त इंसान हैं. तो आज अभी समझिए 15 दिन आपका कोई डायलॉग नहीं, आप खाली पीछे बैठे हुए हैं.
कोई और हो तो बोले यार ये क्या है। ये इन लोगों की मुझसे मोहब्बत है, मेरे से इतना प्यार है, इसलिए मैंने बहुत प्यार करता था यार। तो वो मैं बड़ा फील भी करता था कि यार कुछ ज़्यादा है नहीं, इनको बिठाना है, इतने सीनियर एक्टर हैं, लेकिन थोड़ा कि यार संजय भाई कल आ जाओ ना। बोले अनिल भाई चलो यार आप हो, हम आ जाएंगे। एंड आकर वहाँ बैठे रहना, ये जो है ये आपको दिखाता है कि आपकी फिल्म के तरफ कितनी ईमानदारी है। तो आज संजय मिश्रा, राजपाल एंड अश्विनी जी का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना और लोगों का इस फिल्म के लिए। उन्होंने बहुत प्यार दिया इस फिल्म को, बहुत अच्छा काम किया, और फिल्म में जो भी थोड़ा रिलीफ बीच बीच में आता है जस्ट बिकॉज ऑफ देम। बट जब आप मल्टी स्टार कास्ट बना रहे हो तो तभी ऐसे थोड़ा ऐसे थॉट आता है कि नहीं अभी इतना स्क्रीन टाइम देना चाहिए, ये आँख क्लोज करना नहीं है। मुझे कभी ज़िंदगी में कैलकुलेशन मैंने की नहीं, मैथमेटिक की वजह से मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया तो मेरे को मैथमेटिक आज तक नहीं आया। एंड मुझे लगता है कि वो एक आर्ट है, मेरा आर्ट जो है वो कैसे मेरे को फील हो रहा है, क्या होना चाहिए। क्या है, जब पानी बह रहा हो ना तो उसके दो रास्ते होते हैं। एक तो आपने उसके लिए एक रास्ता बनाया है जिसे आप अननेचुरल तरीके से कह सकते हैं, और एक है कि आपने छोड़ दिया है पानी जिस तरफ जाना है जाए। तो मैं बिलीव उसमें करता हूँ कि पानी जिस तरफ जाना है उसका अपना बहाव है, लेकिन समटाइम मुझे नली बनानी पड़ती है कि यहाँ जाए, लेकिन फिर मेरी कोशिश होती है कि वो जो बना हुआ रास्ता है ऐसा लगे नहीं कि ये हमारा बना हुआ रास्ता है। ऐसा लगना चाहिए कि नहीं ये पानी जब निकलेगा बहेगा तो इसी तरफ इसी सिमत बहेगा। जिससे मतलब मंजुलिका को तो मिली जस्टिस, पर मेरे लिए जो फेवरेट पार्ट ऑफ जस्टिस है वो बेसिकली विजय राज सर का कैरेक्टर और उनकी कौवा बिरयानी का जस्टिस। दैट इज सो ब्यूटीफुल। विजय भाई इज अ मतलब आई थिंक अमेजिंग पर्सन एंड अ ग्रेट एक्टर। मुझे याद है मेरे साथ थे वो फिल्म में, हमने नो एंट्री वेलकम में उनको डायरेक्टर बनाया था मैंने, और आज तक उनके मीम चलते आ रहे हैं कि ये घोड़े पे किस गधे को बिठा दिया है और क्या क्या नहीं बोलते हैं। वो बहुत बड़े एक्टर हैं वो, जिस तरह से बैठते भी है। हाँ, और मैंने जब फिल्म देखी थी मैंने उनको फ़ोन किया, और मेरे ऐसे ताल्लुकात है कि कभी कभी वो आते हैं मिलने, हम लोग बैठते हैं और बिना काम के हम लोग गप्पे करते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है विजय भाई, हमारे संजय मिश्रा, ये इतने गुणी लोग हैं, इतना जानते हैं कि इनके साथ बैठना ही बहुत है। एंड दे ऑल्सो लाइक माई कंपनी, तो ये बिल्कुल दोस्ती यारी। तो विजय भाई की मैंने फिल्म जब देखी थी वो रन, तो मुझे पूरी फिल्म माशाल्लाह बहुत अच्छी थी वो एक तरफ, लेकिन इनके जो सीन्स थे वो मैं भूल ही नहीं पा रहा था। और जब वो कौवा बिरयानी वाला सीन उसमें आया तो मैं हंस के गिर गया था। मैंने इन्हें फ़ोन किया, मैंने बोला विजय भाई कहाँ हो? बोले भाई अच्छा वो भी एकदम फ़कीर आदमी है, मूडी आदमी है, मैंने बोला आपसे मिलना है। तो आए, और फिर मुझे लगता है मैंने 4 घंटा उनसे इस फिल्म के बारे में बात की होगी। आई वाज सो हैप्पी। एंड इस फिल्म के अंदर भी ऐसा लगा कि अगर उसकी जिक्र हो जाए तो यार कितना, सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि वो जिक्र इसमें आ सका इस फिल्म में, इस कहानी के अंदर। सर बट मतलब क्या थॉट, अजीब सा थॉट है यस, बहुत ही अजीब। क्योंकि वो कौवे मरे हैं तो बोले चलो यार एक काम करते हैं, गाँव वालों को खिला देते हैं और बहुत उधार लिया। मैंने तो इतना क्लैप किया बिकॉज़ आई एम लाइक रिवेंज टेकन, बेस्ट रिवेंज टेकन एवर। तो वो पहले कौवे मरे या बाद में वो जो सीन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमने सोचा था कि भाई यही होगा। और उसके अलावा फिर जो है ना विजय भाई की कुछ डेट्स का प्रॉब्लम हो रहा था तो वो नहीं थे, तो कोई और एक्टर के बारे में सोचा जा रहा था। तो मेरे दिमाग में वही आ रहा था कि ये सीन नहीं रख पाएंगे यार। बोले नहीं सर ये सीन, मैंने बोला जो सीन विजय भाई के साथ होगा इसका वो हो ही नहीं सकता। एंड सो यार हम लोग इतने लकी है कि उनकी वो डेटें कहीं से निकल गई। एंड मैंने उनको बोला कि यार विजय भाई कर लो यार प्लीज़ यार, एंड वो कर लिया उन्होंने। और वो जो सीन भी किया, इतना खूबसूरत सीन था, इतना पोकर, इतना नॉर्मल करते हैं वो ना, बहुत अच्छा करते हैं वो। मेन वो था कि जब बहुत सिंपल सा सीन है, राजपाल यादव और मतलब जो सब पंडित तीनों जो है नेटफ्लिक्स वाले इसमें डांस कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल। सर इसका ब्रीफ आप कैसे देते हो कि कैसे करना है? एक्चुअली क्या है कि वो हमने कोई कांच तो लगाया नहीं था तभी। तो ये सन था। फिर अपना 1-2 शॉट्स हुए थे, उसके बाद नेक्स्ट डे रात को मैंने बोला यार कांच तो मंगाना पड़ेगा यार, ताकि है ना फील आए, हाथ रखा है तो छो। एंड वो फिर हाथ रखना कैसे है क्या है, तो हम लोगों ने बाकायदा वो कांच जो है ना
वो पहले वाले टेक में तो अपना एक्चुअली गलती से टकरा गया था बेचारा राजपाल, तो वो किया, और उसके अंदर जो इफेक्ट्स है ना, दैट इज मनु आनंद जो है, बोला यार वो टकराने का ऐसे कैसे पता लगेगा कि कांच है, मैं थोड़ा सा वुबल का ऐसा कुछ इफेक्ट देता हूँ, दैट शुड बी इन रेड कलर, एंड वैसे वो डिस्कस हुआ। तो वो सीन बहुत लोगों को अच्छा लगा, बहुत अच्छा पसंद आया, नया सीन था वो हॉरर का, कि भाई कांच के कमरे में आपको बंद कर दिया है मंजुलिका ने। जैसे आपका ह्यूमर, हम बात भी कर रहे थे पहले कि आपका ह्यूमर बहुत क्लीन है और बहुत ही ऐसे लगता है कि दिल से बहुत चाइल्डिश है, बच्चे ऐसा है, दोस्त के साथ बैठे हैं जैसे, हाँ जैसे लगते हैं, और हम इन्वॉल्व है उस सीन में, हम भी एकदम पंप अप हो जाते हैं जब ऐसा कुछ भी आप केओस क्रिएट करते हो। तो क्या लाइक आपको लगता है कि जितना केओस होगा कॉमेडी उतनी नेचुरली? कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि आपने जो भी किया है वो अगर आप में खुद अंदर ही एक, मैं राइटर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, वो बात की बात है, मैंने अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने नहीं दिया। मुझे बच्चों से प्यार भी बहुत है, वो अगर मिल जाए कोई तो उसकी किसी की गाल पकड़ लेता हूँ, किसी को पकड़ लेता हूँ, बच्चे लोगों को मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे, एंड मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं वो बचपना है। आज भी मैं जो है ना वो सेट पे कुछ खेलने भी लग जाता हूँ, अगर टाइम है तो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, क्योंकि बचपन में ये खेलना कूदना हुआ ही नहीं मेरा। मैं बहुत छोटी सी एज में जो है वो आ गया था फिल्म लाइन में, तो जब लोग शायद अपना पतंग उड़ा रहे थे तो मैं जो है क्लैप पकड़ा हुआ खड़ा था, लोग जब लट्टू उड़ा रहे थे तो मैं माइक लेके खड़ा था, तो मैंने वो एक मिस तो किया है चीज़ें, वो कभी कभी लगता है, तो उसी लिए मेरे वो अंदर का बच्चा जाग जाता है, मैं बहुत खेलने कूदने में, मुझे कुछ भी खिलवा लो, एंड वो बच्चा भी मैंने रखा हुआ अपने दिमाग में, अपने दिल के किसी कोने में, कि भाई वो एक बड़ा अच्छा शेर है कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो हाँ, तो वो एक इनोसेंस होना चाहिए, तो वो है, और वो कोशिश करता हूँ कि अलाइव रहे, और मैं लिखने के टाइम पे भी जो है ना वो एक बहुत सीरियसली नहीं कि भाई अच्छा लगना चाहिए, कम्युनिकेशन करेक्ट होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए यार मेरी बात चल रही है, एंड बहुत नेचुरल होना चाहिए। तो इट इज़ आई थिंक अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट वर्क एंड वेरी स्पेशल एफर्ट्स। तो ये आसान नहीं है, लेकिन कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी कर लेता हूँ मैं। और भूल-भुलैया 3 में इसके लिए वो बच्चे का कैरेक्टर भी बड़ा, बच्चे तो यार मुझे बहुत पसंद है, बच्चे तो कितना, जब भूल-भुलैया 2 में भी वो बच्चा कितना, भूल-भुलैया 2 में बच्चा कितना अच्छा था, और ये बच्चा भी इतना अच्छा है। एंड जब ये बच्चे जब हीरो को, किसी मेन कैरेक्टर को डांटते वाटते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। वो बोलता है कि मेरे लिए प्लीज फोन लेके आ गया मेरा बच्चा, और ये बोलता है हट, तो इडियट लड़की। फिर वो बोलता है भाई 20 रुपये और चाहिए मेरे को अपने उसके लिए, पासवर्ड के लिए। फिर 20 रुपये देता, गुस्से से बोलता हाँ बोलाओ, तो बोलता है 1 2 3, और फिर इसको इतना गुस्सा आता है कि मैंने 20 रुपये दे दिया, और फिर गुस्से से देखता, और उसके बाद जो उसकी मिस्चीवियस सी स्माइल है, ऐसा होता है। दैट इज वेरी गुड। सर आपको क्या लगता है कि कॉमेडी जो है वो बहुत ही लेस अप्रिशिएट, बिकॉज इट मेक्स अस हैप्पी, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंजॉय हम कॉमेडी ह्यूमर ही कर पाते हैं लाइफ में। आई थिंक कि एक प्रेशर रिलीज होता है जो भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, पर इतनी ज्यादा अप्रिशिएटेड नहीं है। कभी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत आता है, और वो हर तरीके का होता है, कभी ऑफेंस पे होता है, कभी आप रेस्ट्रिक्ट करते हो अपने आप को लिखते हुए कि किसी को बुरा ना लग जाए। So does it मतलब I think now thinking is changing people की, लोगों की, अब लोग अप्रिशिएट भी करने लगे हैं, लोग समझने भी लगे हैं कि यार ये आसान काम नहीं है, ये हंसी मजाक नहीं है हंसाना। देखिए क्या होता है कि जो चीज़, अब देखिए आप अपने दोस्तों को कितना टिकट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा हंसते हैं, है ना। आप अपने कजिन ब्रदर्स और सिस्टर्स जिनके साथ आप मस्तियाँ करते हैं, आप उनको कितना टिकट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो वो मुझे लगता है कि नेचर में होता है कि यार जो हंसा रहा है, जो खुश रख रहा है, ठीक है ना यार, ये उसको ज़रा ठीक है बड़ा मामला, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए कि नहीं यार, दे आर प्राइसलेस, बिकॉज दिस पीपल अगर नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी कितनी रूखी सूखी और कितनी बेरंगीन होगी। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड मुझे लगता है कि वो फिल्में भी बहुत चलती हैं जो आपको हंसाती है, गुदगुदाती है। आप ऐसी फिल्मों की शेल्फ लाइफ बहुत होती है। जैसे मेरी कई फिल्में हैं, मुझे अभी लोग फ़ोन करते हैं, अरे अनिल भाई क्या फ़िल्म बनाई है, तो मैं बोल रहा होता हूँ तो अरे नहीं थैंक यू। तो कहाँ देखी आपने अपने भूल-भुलैया 3? बोले सर भूल-भुलैया 3 तो देखी परसों,
बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो है फिल्म, मैं आपकी बात कर रहा हूँ आंखें, गोविंदा सिंह पांडे वाली फिल्म की, तो ये इतने दिनों तक याद रहती है, जब भी टीवी पे आती है, जब भी कोई लगाता है, जब मूड खराब होता है। लोग कितने लोग हैं मेरे दोस्त जिन्होंने नो एंट्री और वेलकम की तो समझ लीजिए कि DVDs रखी हुई है कि भाई कभी भी, हाँ रखी है कि नहीं यार, कभी मूड ठीक नहीं चलो लगा दे, एंड फिर मूड ठीक हो जाता है। हाँ। उन फिल्मों को समझने के लिए आपको फिल्म की बिगिनिंग से देखने की जरूरत नहीं है, जहाँ से आप लगाएं वहाँ से आपको मजा आना शुरू होता है। तो ऐसी फिल्में जो है लिखना भी बहुत मुश्किल है और ये हो जाता है कमाल और करिश्मा। मुझे लगता है कि यार कॉमेडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, हंसना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऊपर वाले ने इंसान को अगर इस दुनिया में भेजा है तो उसका मेन मकसद है कि यार आप खुश रहो और दुनिया को खुशियाँ बांटो। ये आज जितनी भी कत्ल चल रहे हैं, जितने भी वॉर्स चल रहे हैं, जितने झगड़े चल रहे हैं, जितने प्रॉब्लम चल रही है, जितने मासूम लोग मारे जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनसे नफ़रत होती जा रही है। तो मुझे लगता है यार दुनिया में नफ़रत की लिए जगह नहीं है, प्यार की जगह, प्यार बढ़ाओ। इसलिए कि हम एक दूसरे को मारेंगे तो क्या होगा, क्या बचेगा। राइट। आप अभी कॉमेडी ही ज़्यादा बना रहे हो, राइट? तो आपने स्टार्टिंग में एक्शन बनाया था, रोम कॉम बनाई थी थोड़ी बहुत, साइकोलॉजिकल थ्रिलर। आपको वापस मतलब वो बनाने का मन नहीं करता? नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं मैं यही बनाऊंगा। हाँ। मुझे जो चीज़ लगता है कि अच्छी है तो मैं जॉनर नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैंने रोमांटिक फिल्में भी बनाई हैं, मैंने सस्पेंस थ्रिलर भी बनाई है, मैंने कॉमेडी भी बनाई है, मैंने हॉरर फिल्म भी बनाई थी। तो ये हॉरर बनाने के पीछे मकसद ही ये था मेरा। तो मैंने हर तरह की फिल्म बनाई है। मेरे लिए जॉनर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है कि किसी भी जॉनर में आप फिल्म बना सकते हो और अच्छी फिल्म बना सकते हो और चलेगी फिल्म, वो किसी जॉनर की मोहताज नहीं है। एंड मुझे लगता है कि मैंने सब लिखी भी उस तरह की फिल्में हैं, बनाई भी है, तो मैं बहुत आसानी से हॉरर फिल्म बना सकता हूँ और कॉमेडी। ऐसा नहीं कि भी कॉमेडी के लिए मुझे अलग कुछ करना पड़ेगा। रोमांटिक फिल्म भी मैं उतनी ही तो मुश्किल और उतनी ही आसानी से बना सकता हूँ बाकी जितने जॉनर की। तो जॉनर इज़ नेवर अ प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए आप कोई भी जॉनर की फिल्म बना रहे हैं, आपको काम तो करना है बैठ के, आपको उस स्क्रिप्ट के अंदर जीना है, उन कैरेक्टरों को सोचना है, उन कैरेक्टर को लिखना है, उन कैरेक्टर को देखना है। और तो ये है तो मुश्किल काम, लेकिन मुझे लगता है अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो हो जाता है। फिल्म रिलीज होने के बाद उस फिल्म से थोड़ा अलग होने आप, क्योंकि आपने कहा कि आप वो जीते हो स्क्रिप्ट के साथ, राइट? तो कितना मुश्किल होता है? नहीं, मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, मुझे हफ्ता लगता है। मैं शायद 2000 मरतबा देख चुका हूँ फिल्म मेरी अपनी, जब मैं बना रहा होता हूँ, जब मैं एडिट कर रहा होता हूँ, जब मिक्सिंग कर रहा होता हूँ, जब बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, पता नहीं हज़ारों मरतबा मैं फिल्म देखता हूँ। लेकिन एक बार फिल्म रिलीज़ हो जाए, हफ्ते 10 दिन बाद मैं नए काम पे लगता हूँ। एंड अगर आज आप मुझे पूछेंगे मेरी पुरानी फिल्में, तो मुझे याद नहीं है कि भाई क्या एग्जैक्ट कहानी थी, क्या एग्जैक्ट डायलॉग थे, कहाँ मुझे अक्सर मैं भूल जाता हूँ कि शूट मैंने कहाँ किया। फॉरेन तो दिख रहा है बट ये कहाँ है। तो मेरी याददाश्त बहुत, इस मामले में मैंने अपनी याददाश्त को बहुत कमज़ोर रखा है कि मैं गुजरा हुआ जो चीज़ है। वरना क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है यार ये कितना अच्छा लिखा मैंने, ये कितना अच्छा लिखा, ये कितना अच्छा, तो आपको याद रह जाती है। और सबकॉन्शियस लेवल पर जब आप नई चीज़ काम कर रहे हैं तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं। तो मैं जानबूझ के जो है वो मतलब भूल जाता हूँ, और मुझे बिल्कुल याद है कभी कोई टीवी पे चल रहा हो तो थोड़ा देख लिया, कभी घर में, कभी दोस्तों के यहाँ। लेकिन अपने अच्छे काम को भूल जाना चाहिए। तो वो बुरा काम उसको थोड़ा याद रखो ताकि आप कॉन्शियस रहेंगे, नहीं यार ये नहीं करने की कोशिश है। फिर भी आप कब करेंगे पता नहीं, लेकिन कोशिश तो इंसान कर सकता है। बट अच्छे काम को, अच्छा काम तो किया है, ऐसा कभी कभी लगता है मुझे कि कुछ फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया है, एंड ऐसा लगता है कि नहीं। लेकिन वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में नहीं रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, फ्रेम में बैठे, मतलब ये कितना बड़ा वो है, हमारे लिए ब्लेसिंग है। ये मजनू भाई की पेंटिंग है, जिसको एक्चुअली सेट पे मैंने बनाया है। तो वो है इसकी अलग कहानी, अलग प्यार है इस पीछे। मुझे थॉट आया कैसे, मतलब इसके ऊपर ये सब मजबूरियाँ थी। ये पहला घोड़ा तो बन गया तो उसके ऊपर मुझे घोड़ा ही बनाना था। अब वो घोड़ा बिगड़ गया, पता नहीं क्या बन गया, तो मैंने ठीक है। सर आई थिंक लास्ट रैप मोड पे कि ह्यूमर जो है वो ऑन पेपर बहुत ही ट्रिकी चीज़ है टू राइट एंड एग्जीक्यूट।
तो आप अपने एक्टर्स के साथ या किस तरीके से इसको वर्कआउट करते हो? और दूसरी चीज़ कि वी एज एन एस्पायरिंग राइटर्स और जो भी है हम क्या चीज़ है जो उसको हम माइंड में रख सकते हैं वाइल? मुझे लगता है कि देखिए नॉट ओनली ह्यूमर, आई थिंक इमोशनल सीन ऑल्सो, और हर तरह के सीन वो पेपर पे जो है जैसे आई रिमेम्बर एक फिल्म बनाई थी थैंक यू, तो उसमें एक एक्टर हमारे इरफान भाई, तो मेरे को वो फिल्म बहुत ज़्यादा मेरे दिल के नज़दीक होने के लिए एक ही रीज़न है कि मुझे उस फिल्म में मौका मिला था इरफान भाई जैसे बहुत बड़े एक्टर के साथ काम करने का। तो आई रिमेम्बर कि पहले 2-3 दिन ये हुआ कि जब असिस्टेंट जाके उनको सीन देते थे तो असिस्टेंट बोलते क्या ये, तो बोले कि सर ये लिखा है। अरे यार क्या है सीन? और उसके बाद फिर जब है मुझे बोलते थे नहीं सीन बताओ क्या है, एंड मैं सीन बताता तो उसमें कहाँ पॉजेज हैं, कहाँ पे कौन सा है, एंड ही यूज्ड टू थिंक अच्छा है, ठीक है। और आई थिंक थर्ड डे ही टोल्ड मी यार अनिल भाई मैं अभी जो है ना बस आप मुझे बताइए क्या करना, मैं वैसे करूँगा, इसलिए कि आपका कुछ अलग फॉर्मेशन है लिखा। हाँ। तो इतने बड़े एक्टर से ये बात सुनना यही मेरे लिए अपने आप में बहुत, हर चीज़ की एक फॉर्मेशन होती है, एक तरतीब होती है। हम लोग उर्दू में ऐसे कहते हैं जैसे शेर व शायरी लिखते हैं तो एक बहर बंदिश होती है, तो शायरी से थोड़ा ताल्लुक़ है मेरा, तो वो एक बहर बंदिश, एक उसका क्या कहते हैं तरीका कि कौन सा वर्ड कहाँ आएगा, क्या लिखना है, कितने पॉजेज हैं, कितने डॉट्स हैं, तो वो डॉट्स भी मैं लिखता हूँ। कई मतलब अधूरी बातें होती है तो वो समझने में पढ़ने में शायद उतनी मीनिंग नहीं आती। और आप हाथ से पूरा लिखते हो राइट? हाँ मैं हाथ तो से वो लिखता इमोशन हूँ। के साथ हाँ मैं सोचते रहता हूँ, मैं चलता रहता हूँ, मैं एक्टर्स के अभी जैसे वेलकम के अंदर क्या करूँ मार भी तो नहीं सकता हूँ, प्यार जो करता है मार भी तो नहीं सकता, ऐसा। तो वो अलग फॉर्मेशन है उसका। सर मतलब मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, आई मीन अब देखिए ये जो है ना हर डायलॉग एक दूसरे से अलग है। हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था मैं, एक दिन मेरी टांग टूट गई, तो दो अलग बातें हैं। तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि वो एक फॉर्मेशन होती है, लेकिन अगर आपने तरीके से लिखा है तो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद आपको उसी जगह हंसी आएगी जहाँ आप चाहते हैं हंसाना। सर लाइक जहाँ से शुरू किया था वहीं से कि लाइक हम लोग रेडी है टू थैंक यू अगेन एंड थैंक यू सो मच। एंड बस अभी फिल्म लगी है हमारी भूल भुलैया 3, तो मैं तो सबसे कहूँगा कि यार फिल्म देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। एंड बस आपके प्यार जो है ऑडियंस उनका प्यार चाहिए कि यार वो फिल्म देखें, उनको मज़ा आए। और सर जल्दी से दूसरी भी। हाँ अभी दूसरी 10 दिन बाद आई विल स्टार्ट अगेन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, so much. प्लेजर। थैंक यू।